अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और बारी है चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड को डिस्कस करने की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से आते हैं। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसी चैप्टर से आते हैं हमारे पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। नंबर 1, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडीज इज कॉल्ड। वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और मतलब अपोजिट डायरेक्शन तो बहरहाल होती है। और ये जो प्रोसेस बात हो रही है बेसिकली ये हो रहा है हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर अगर मुकम्मल बात मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडीज, ठीक है। दो बार आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडीज विच इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। नंबर 2, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो टोटल एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला है SHM का, होता है 1/2 K x नॉट का स्क्वायर, ठीक है। जिसके मुताबिक जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, K कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, वो डिपेंड करती है x नॉट, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड, द स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM इट इज फाउंड दैट। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, तो क्या चीज हम हासिल करते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। द पीरियड्स डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, ठीक है। और डी हो जाएगा द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। किसी भी मोशन में जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, चाहे वो पेंडुलम के केस में हो चाहे वो स्प्रिंग के केस में हो। अगर स्प्रिंग के केस का फॉर्मूला बताऊं तो टी बराबर होता है 2π√m/k। अगर टाइम पीरियड ऑफ बताना है अपना सिंपल पेंडुलम तो हो जाता है 2π√L/g। और अगर जो सेकंड केस है हमारा सिंपल वाला जो सर्कुलर मोशन वाला केस है उसमें टाइम पीरियड बराबर होता है 2π/ω। इन तीनों ही फॉर्मूलों के अंदर देखो कहीं भी बात नहीं हो रही है एम्पलीट्यूड की। इस वजह से करेक्ट आंसर ये है कि द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। नंबर 4, बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू। बीट्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन टाइम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन टाइम, इंटरफेरेंस ऑफ वेव इन टाइम, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स इन टाइम्स। बीट्स प्रोड्यूस होती हैं जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होता है, तब जाके बीट्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन टाइम। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगोइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से कौन सी मिसाल SHM की नहीं है, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है। ए, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ वायलिन स्ट्रिंग, वायलिन की जो स्ट्रिंग होती है वो भी SHM है। ऑसिलेशन ऑफ मास ऑन अ स्ट्रिंग, वही जो कि मास स्प्रिंग सिस्टम है। मोशन ऑफ अ बॉडी इन रेक्टिलिनियर पाथ, कोई बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो नहीं होता सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली शर्त है उस मोशन का ऑसिलेटरी होना, यानी कि बार बार रिपीट होना, टू एंड फ्रो मोशन होना। और जो बॉडी सीधे रास्ते पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो तो जाहिर सी बात है रिपीटेशन नहीं हो रही है, कोई पीरियोडिक नहीं है, कोई टू एंड फ्रो नहीं है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं होगी। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज, एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो किसके बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नंबर 7, एक सेकंड पेंडुलम है जिसको हम मून पर ले गए इन ऑर्डर टू हैव इट्स टाइम पीरियड सेम, और हम चाहते हैं कि उसका टाइम पीरियड वहां पर भी 2 सेकंड ही रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ पेंडुलम मस्ट बी इंक्रीज्ड, द लेंथ ऑफ पेंडुलम मस्ट बी डिक्रीज, द लेंथ ऑफ पेंडुलम मस्ट बी केप्ट द सेम, नन ऑफ द अबव। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√L/g। जब हम जाएंगे मून पर तो मून की वैल्यू जी कम हो जाती है, सही है।
जब वून की वैल्यू ऑफ जी कम हो रही है तो इसका मतलब अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड को अब कम करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ की वैल्यू को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक दोबारा से समझ लो, मैं बताता हूँ। मून पे जाके वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है, तो वैल्यू ऑफ जी कम होने का मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो हमें तो टाइम पीरियड बढ़ाना नहीं है, हमें टाइम पीरियड सेम रखना है। तो टाइम पीरियड को सेम रखने के लिए ज़रूरी है कि जो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, अब हम लेंथ को कम कर देंगे तो टाइम पीरियड अपने आप मैनेज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। नंबर 8, एक ऑर्डिनरी क्लॉक जो है वो गर्मियों में अपने टाइम को थोड़ा सा लूज कर देती है। दिस इज बिकॉज, क्यों, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π/L/G। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लेंथ बढ़ जाती है। तो लेंथ बढ़ने का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंड करता है √L पर। ठीक है भाई, तो ये एक प्रॉब्लम होती है समर के अंदर। तो क्यों होती है प्रॉब्लम, क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है और लेंथ बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। नंबर 9, वेबर फ्रेशनल लॉ। अकॉर्डिंग टू वेबर फ्रेशनल लॉ, क्या है वेबर फ्रेशनल लॉ, कि जो लाउडनेस होती है साउंड की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द लोगैरिथम ऑफ इट्स इंटेंसिटी, यानी कि दिस वन। लाउडनेस डिपेंड करती है डायरेक्टली लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी पे, नॉट सिंपल इंटेंसिटी पे। नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ पेयर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी ऐसी मिसाल है जिसमें एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। रेडियो वेव्स और एक्स रेज, दोनों की दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, दोनों की दोनों लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, रेडियो वेव ट्रांसवर्स है। यही आंसर होना चाहिए करेक्ट। और डी में देख लेते हैं, वेव इन रिपल टैंक एंड लाइट। जो वेव बनती है रिपल टैंक में वो भी ट्रांसवर्स होती है और लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है। यही एक ऑप्शन है। नंबर 11, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ लैम्डा इज। इससे आसान क्या देंगे, v बराबर होता है एफ लैम्डा के, v बराबर होता है एफ लैम्डा के। नंबर 12, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। इंटेंसिटी ऑफ साउंड किससे मेजर की जाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है साउंड की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, उसको कहा जाता है इंटेंसिटी। तो सबसे पहली बात यह है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है बराबर वॉट के। ठीक है, जो कि यूनिट है, बेसिकली पावर का यूनिट है। और नीचे लिखा हुआ है एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला आंसर। नंबर 13, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस, जब टेम्परेचर ऑफ एयर बढ़ता है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इंक्रीज बिकॉज। तो क्यों साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेस, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस, नाइदर फ्रीक्वेंसी नॉर वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, v डायरेक्टली डिपेंड करता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर रेशो वाइज बनाना चाहूँ तो v1 डिवाइड बाई v2 जो स्पीड है वो बराबर आती है अंडर रूट किसके, t1 डिवाइड बाई t2। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा 1 और ये हो जाएगा एफ लैम्डा 2। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, t1 डिवाइड बाई t2। एफ तो सेम रहता है, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वेवलेंथ डायरेक्टली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो कहाँ लिखा है वेवलेंथ इंक्रीजेस, दिस इज वेवलेंथ इंक्रीजेस, टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंड है। नंबर 14, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 200 हर्ट्ज, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला होता है एफ एन बराबर होता है एन एफ वन के। ठीक है, एफ एन कितना है 200 हर्ट्स है और नंबर ऑफ हार्मोनिक जो है वो फिफ्थ है, एफ वन मालूम करना है। तो एफ वन बराबर आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, आंसर आ जाएगा 40 हर्ट्स, सी।
Number 15. It is common characteristics of all types of wave motion that without transport of particle what transfer. Basically ये जो waves होती हैं ये क्या ट्रांसफर करती हैं बिना पार्टिकल्स को ट्रांसफर किए. तो याद रखिए जो वेव हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को, और इसी वजह से एनर्जी ट्रांसफर की हम डेरिवेशन भी करते हैं या पावर ट्रांसमिशन की डेरिवेशन करते हैं. 16. The wavelength of radio wave when transmitted as a frequency of 150 megahertz will be. हमें मालूम करनी है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी गिवन है और रेडियो वेव की बात हो रही है तो v बराबर होता है एफ लैम्डा के. स्पीड जो है रेडियो वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है 3 एक्सपोनेंट 8. ठीक है. फ्रीक्वेंसी है 150 मेगाहर्ट्ज. मेगा का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6. वेवलेंथ मालूम करनी है. लैम्डा बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 150 10 रेज टू द पावर 6. तो ये हो जाएगा कैंसिल. 3 1 जार 3, 3 5 जार 15. ये हो जाएगा 1/5 और यहाँ पर हो जाएगी 10 रेज टू दी पावर कितनी है ये 8 माइनस 6 ही हो जाएगी 2. तो ये हो जाता है 1 डिवाइड बाय 5 बराबर होता है नहीं 50. 1/50 आएगा ना, 0 तो बच गया था ना. 1/50 और ये आ जाएगा कितना एक्सपोनेंट 2 के बराबर. इट इज इक्वल टू 2 मीटर्स. दिस वन. नंबर 17. एक सिंपल पेंडुलम है जो कंप्लीट कर रहा है वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में और वैल्यू ऑफ जी गिवन है तो हमें उसकी लेंथ मालूम करनी है. तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 है ना, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1. 1 डिवाइड बाय 1 भी बराबर होता है 1 के. 1 सेकेंड. तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में 1 सेकेंड लग रहा है तो टाइम पीरियड भी 1 सेकेंड ही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. ठीक है जी. टाइम पीरियड 1 के बराबर गिवन है तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. जी की वैल्यू भी गिवन है तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू एल ओवर जी. एल हम मालूम करना चाह रहे हैं और जी है 981. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6.28 और इधर हो जाएगा एल डिवाइड बाय 981. ठीक है जी. और रूट के अंदर तो सबसे पहले 1 डिवाइड बाय 6.28 0.159 और ये हो जाएगा एल डिवाइड बाय 981. ठीक है. और रूट खत्म करना है तो इधर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, यानी फाइनल काम हमें क्या करना है वो मैं इधर लिख देता हूँ. एल बराबर आ जाएगा 981 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे 0.159 के स्क्वायर से, तो लेंथ आ जाएगी जो कि आएगी 24.8 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहे थे. ठीक है ना. तो इसको आप अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हो. बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करा है. द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड है, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज. डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है. 19. व्हेन अ स्ट्रिंग व्हिच इज टाइड एट बोथ द एंड्स इज प्लग्ड फ्रॉम द सेंटर द वेव प्रोड्यूस्ड इज. अगर इस तरीके से दो फिक्स पॉइंट है उसके दरमियान में हमने एक रस्सी को खींचा हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है, तो दरमियान से इसको प्लग करें तो ये इस तरीके से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा ना, जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है. तो इसे कहते हैं, ये जो वेव बनी है कौन सी वेव बनी है? ये बनी है स्टेशनरी वेव, या दूसरा नाम होता है इसका स्टैंडिंग वेव. 20. पिच डिपेंड्स अपॉन. पिच डिपेंड करती है एक ही चीज़ पे और वो है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम और पिच हो जाएगी कम. 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव. इसमें से कौन सी वेव ट्रांसवर्स नहीं है? एक्सरे ट्रांसवर्स है, गैमा रेज ट्रांसवर्स है, इंफ्रारेड ट्रांसवर्स है, बट साउंड इज नॉट ट्रांसवर्स. ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है ना. साउंड लॉन्गिट्यूडनल है. द एडजेसेंट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स और एंटी नोड्स इज. जो डिस्टेंस होता है दो लगातार नोड या एंटी नोड के दरमियान में कितना होता है? तो जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने स्ट्रेच किया हुआ है तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? ये दोनों पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स. तो दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है लैम्डा बाय 2 के. क्योंकि आप देख सकते हो ये क्रस्ट तो बन रहा है लेकिन आगे वाला ट्रफ मौजूद नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला आधी वेव बनाएगा, चाहे वो एंटी नोड हो या नोड हो, उनके दरमियान का फासला लैम्डा बाय 2 होता है. 23. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस. स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करता, ये बात आपने जहन में रखनी है. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव और उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, दैट्स वाई उसकी स्पीड नहीं होती. साउंड कैन नॉट ट्रैवल
through the space. Number 24. The traveling wave in which particle of the disturbed medium move perpendicular to the direction of propagation of wave, उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं और जो वेव है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही होती है. पार्टिकल ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं और वेव इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो कि हमेशा राइट एंगल्स पर ही होती है. तो ट्रांसवर्स वेव है बेसिकली, और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होगा. अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ. अर्थक्वेक वेव्स कौन सी होती हैं? अर्थक्वेक वो वेव्स होती हैं जो कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही कम होती है, मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, हम सुन नहीं सकते. वो तमाम वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, दे आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स. 26. एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर स्पीड ऑफ वेव को मैं 4 गुना कर दूं तो टेंशन कितनी होनी चाहिए ओरिजिनल के लिहाज से? तो देखिए जो फॉर्मूला है ना स्पीड ऑफ साउंड वेव का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अंडर रूट ऑफ टेंशन. अब ये कह रहे हैं कि जो स्पीड है वो 4 गुना हो गई है, तो सबसे पहले इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा t के. अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी को हमने कितना कर दिया, स्पीड को हमने 4 गुना कर दिया है, तो 4 गुना का स्क्वायर इस पर डिपेंड करेगा, तो 4 गुना का स्क्वायर हो जाएगा 16. इसका मतलब टेंशन में 16 गुना इजाफा हुआ होगा, जिसकी वजह से स्पीड में 4 गुना इजाफा हो रहा है. 27. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू. फ्रीक्वेंसी का जो पूरा फॉर्मूला है वो कुछ इस किस्म का है, 1/λ अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय और म्यू. म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है. टेंशन पे डिपेंड करती है, लीनियर डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही. फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? टेंशन पे. डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही, अंडर रूट टेंशन पे कर रही है, तो ये बात गलत हो गई. लीनियर डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रही, सीधा सीधा. रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, स्क्वायर ऑफ टेंशन भी गलत है, ये लेंथ के रेसिप्रोकल पे डिपेंड करती है, ये बात सही है. लीनियर डेंसिटी होता तो इसके साथ लिखा होता है स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी, ठीक है ना, और वो भी इन्वर्सली होता. और टेंशन के साथ भी क्या वर्ड आना चाहिए था? स्क्वायर रूट. वाहिद लेंथ है जिस पर रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है. 28. स्टेशनरी वेव की स्ट्रिंग वो पॉइंट जहाँ पर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि अगर वेव बन रही है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब ये वाला और ये वाला, इसे कहते हैं एंटी नोड. और अगर मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम होता तो नोड्स आ जाता. 29. एक फिक्स स्ट्रिंग है, दोनों एंड्स पर वो पूरे सेगमेंट में वाइब्रेट हो रही है, तो जो स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है इसे कौन सा कहते हैं? 2 होल सेगमेंट्स बन रहे हैं, तो 2 होल सेगमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? ये बनेगा सेकेंड हार्मोनिक. इस तरीके से ना स्ट्रेच किया हुआ है यहाँ पे, और 2 मुकम्मल लूप्स बन रहे हैं, तो 2 लूप्स का मतलब क्या बन जाता है? ये सेकेंड हार्मोनिक बनता है. नंबर 30. साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. ये कब होता है? जब हमारा थीटा लेस देन होता है 1 रेडियन के. ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है. और बाकी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उन्हें जाके देख सकते हो. तो प्रैक्टिस करो चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज की, बहुत इंपॉर्टेंट है. और कोई भी परेशानी है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.